बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, हाउ आर यू। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। अच्छा, इससे पहले बच्चों अभी तक हम लोग सीएनएस की ड्रग्स पढ़ रहे थे और यहाँ आप लोग देखेंगे कि अब हम सीएनएस से हट कर, सीएनएस से बिल्कुल हटे भी नहीं हैं, थोड़ा सा अभी भी कनेक्टेड हैं। तो लेकिन टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि ये अब ब्रेन के डिसऑर्डर्स नहीं बल्कि हम एनाल्जेसिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। और एनाल्जेसिक्स आर दोज एजेंट्स विच आर यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ पेन। अच्छा देखो, एनाल्जेसिक एजेंट्स जो होते हैं जो पेन को रिलीफ करते हैं या पेन की मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं ना, एनाल्जेसिक या एल्जेसी, यानी वो जो एनाल्जेसिक जो अगेंस्ट एल्जेसिया यूज़ हो रहे हैं, और एल्जेसिया पेन को कहते हैं। तो ये एजेंट्स आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो सेंट्रली एक्ट कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली दूसरे बताओ कौन से होंगे, जो पेरिफेरली एक्ट कर रहे होते हैं ना। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हमारे पास मेनली सेंट्रली एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट टॉपिक है। आइए देखते हैं कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या है, और बहुत सारी अवेयरनेस तुम लोगों को इसके बारे में होगी भी। और बाकी हम देखते हैं कि ये क्या है। ओपियोइड्स आर नेचुरल सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक इफेक्ट्स। ये है बेसिकली ओपियोइड्स की डेफिनेशन कि ओपियोइड्स क्या हैं। ठीक है, ओके हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपको मालूम है कि मॉर्फिन इज़ बेसिकली अ प्रोटोटाइप ऑफ ओपियोइड एगोनिस्ट एंड दिस हैज़ लॉन्ग बीन नोन टू रिलीव द सिवियर पेन विद रिमार्केबल एफिकेसी। अभी भी आपको मालूम होगा कि नॉर्मली तो जो एनसेड्स होते हैं जो पेरिफेरली एक्ट कर रहे होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द टाइम वही पेन मैनेजमेंट में यूज़ हो रही होती हैं। लेकिन जो सिवियर टाइप ऑफ पेन होते हैं, कैंसर के पेन होते हैं, वहाँ फिर हम मॉर्फिन को या ओपियोइड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ओपियोइड बेसिकली ओपियम पॉपी जो है ये सोर्स है बेसिकली क्रूड ओपियम की, जिससे सर टर्नर जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1803 में मॉर्फिन को आइसोलेट किया था, जो कि एक प्योर एल्कलॉइड है। यानी अगर आप क्रूड एक्सट्रैक्ट लें ना ओपियम पॉपी का, तो उसके अंदर से तो बहुत सारे एल्कलॉइड मिलेंगे, लेकिन जो इसका मेन एल्कलॉइड है वो मॉर्फिन 1803 में सर टर्नर ने आइडेंटिफाई किया और उसको फिर नेम दिया मॉर्फियस, ग्रीक मीनिंग जिसका है गॉड ऑफ ड्रीम्स। तो वहाँ से इसका नाम उन्होंने मॉर्फिन डाला। और क्योंकि मॉर्फिन एक एडिक्टेड ड्रग है और इसका अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, अभी तुम लोग सीएनएस स्टिमुलेंट्स और ड्रग ऑफ अब्यूज़ भी पढ़ चुके हो। तो ये वो एजेंट्स हैं बेसिकली जो कि यूफोरिया या वेल बीइंग की कंडीशन कॉज कराते हैं। डेट इज़ वाई इसका नाम निकला यहाँ से गॉड ऑफ ड्रीम्स का। ठीक है, और स्टिल ये एक स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट अभी तक बहुत जितने भी कंपाउंड्स हैं एनाल्जेसिक, वो इस एक्शन के अगेंस्ट कंपेयर किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी द सोर्स। ये तुम लोगों ने फार्माकोग्नोसी में भी आई थिंक पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं इसको जल्दी से रीडिंग कर देती हूँ तुम लोगों के लिए कि ओपियम द सोर्स ऑफ मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी विच इज़ पेपावर somniferum एंड पेपावर एल्बम। आफ्टर incision the poppy seed pod exudate a white substance that turn into a brown gum, and that is actually a crude opium. Okay, ओपियम कंटेन्स मैनी एल्कलॉइड एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉर्फिन एंड दैट इज प्रेजेंट इन अ कंसनट्रेशन ऑफ अबाउट 10%, वेयर एज कोडीन एंड अदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द एल्कलॉइड दैट इज सिंथेसाइज्ड कमर्शियली फ्रॉम मॉर्फिन। तो आप ओपियोइड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं चार मेजर कैटेगरीज में। एंडोजिनस, एंडोजिनस का मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे एंडोर्फिन है या एनकैफलिन है, डायनोर्फिन्स हैं। ये ऑलरेडी वो एंडोजिनस ओपियोइड्स हैं, यानी ओपियम लाइक इफेक्ट्स देते हैं, मॉर्फिन टाइप इफेक्ट देते हैं, जो ऑलरेडी
नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में रखे हुए हैं। इसके अलावा नेचुरल जो कि ओपियम एल्कोलॉइड हैं जिसमें मॉर्फिन कोडीन आ जाते हैं, और सेमी सिंथेटिक में ऑक्सीकोडोन और सिंथेटिक में मिथाडोन एंड फेंटेनिल। और अगर आप इनको केमिकली क्लासिफाई करें तो ये जितने भी एजेंट्स हैं वो एंडोजेनस हों या एल्कोलॉइड हों, सेमी सिंथेटिक हों, दे आर अंडर द 3 कैटेगरीज: फिनेंथ्रीन, फिनाइल हेप्टाइलमाइंस एंड फिनाइल पाइपरिडीन्स। ठीक है, ये इनकी केमिकल क्लासिफिकेशन है जो हमारा केमिस्ट्री से यहाँ कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको डिटेल में देखना चाहें तो ये फिर आपको कैटजंग में केमिकल क्लासिफिकेशन भी वहाँ पर तुम लोगों को मिल जाएगी। अच्छा देखो, ये एक बहुत अच्छी सी पिक्चर मुझे मिली जो मैंने यहाँ तुम लोगों के लिए ऐड की है, और ये है ओपियोइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी, यानी अगेंस्ट एल्जिसिया। एल्जिसिया कहते हैं पेन को। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनकी बहुत क्लियर डेफिनेशंस यहाँ पर मेंशन हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं कलर चेंज कर लूँ यहाँ पर, है ना, तो हम पर्पल पिक कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाल्जेसिक्स आर दोज ड्रग्स दैट सिलेक्टिवली रिलीव द पेन बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस और पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म, दोनों हो सकती हैं, ठीक है, विदाउट अल्टरिंग द कॉन्शियसनेस। और इसकी एग्जांपल्स आपको ओपियोइड्स और एनसेड मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा एनसेड ही है जो इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर होगा। और ओपियोइड्स क्या हैं? ओपियोइड्स वो ड्रग है दैट कैन बाइंड टू द ओपियोइड रिसेप्टर्स इन द सीएनएस एंड दैट कैन बी एंटागोनाइज्ड बाय नैलोक्सिन। नैलोक्सिन तुम लोगों को पता है ना कि ओपियोइड्स का या मॉर्फिन का एक एंटागोनिस्ट है। तो ऐसा एजेंट जो कि ओपियोइड के रिसेप्टर्स को बाइंड कर सके और वो नैलोक्सिन से एंटागोनाइज भी हो सके, हम कहते हैं कि वो ओपियोइड्स हैं, ठीक है। उनको हमने नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक में डिवाइड किया, अभी हमने डिस्कस किया था। और ओपिएट्स की अगर टर्म यूज़ करें, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओपियोइड एंड ओपिएट्स। ओपिएट्स वो ड्रग हैं जो कि ओपियम से डिराइव की गई हैं, वो नेचुरल हों या सेमी सिंथेटिक हों, ठीक है। और जबकि नारकोटिक्स क्या है? नारकोटिक्स जो हैं दे आर ऑल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम ओपियम और ओपियम लाइक कंपाउंड विद पोटेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट, and they are associated with significant alteration of mood and behavior and with the potential for dependence and tolerance following the repeated administration। तो नारकोटिक्स के अंदर डिपेंडेंस या टॉलरेंस का एक फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट शामिल है। इस बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आप क्लासिफाई करेंगे ओपियोइड्स को कैसे? एगोनिस्ट में, मिक्स्ड, उस तरह भी कर सकते हैं। तो इसकी 2-3 तरह से इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशन आप दें ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म या ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, ठीक है। और एंटागोनिस्ट, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। एगोनिस्ट में आपको स्ट्रॉन्ग भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, वीक भी मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? मॉर्फिन, मेथाडोन, मेपैराडीन। मॉडरेट में कोडीन, ऑक्सीकोडोन। वीक में प्रोपोक्सीफीन। मिक्स्ड यानी जिनका एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों एक्शन है, उसमें ब्यूप्रीनॉर्फिन और नेलब्यूफिन शामिल हैं। जबकि इनके एंटागोनिस्ट नेलोक्सेन जो कि ज़माने कदीम से बहुत पॉपुलर है, और नेल्ट्रेक्सोन, ये दोनों शामिल हैं। मैंने यहाँ बुक का और उसका रेफरेंस भी कोट कर दिया है, आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्योंकि हम एनाल्जेसिक एजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली पेन, ठीक है। और पेन की मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्लिनिकल मेडिसिन का एक ग्रेटेस्ट चैलेंज है, ठीक है। सो पेन इज डिफाइंड एज एन अनप्लेजेंट सेंसेशन दैट कैन बी ईदर acute or chronic and is a consequence of complex neurochemical processes in peripheral and central nervous system. It is subjective, खास बात ये, यानी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। दैट इज़ वाई द क्लिनिशियन मस्ट रिलाई ऑन द पेशेंट परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेन। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट का आप पेन सुन के जो उसको ट्रीट करें, फॉर एग्जांपल उसको कैंसर का पेन है, कोई दूसरा पेशेंट है फॉर एग्जांपल उसको आर्थराइटिस का पेन है, आप वो ट्रीटमेंट उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव कंडीशन, सब्जेक्ट्स कंडीशन, पेशेंट्स कंडीशन। आपने पेशेंट के सिम्टम्स को, पेशेंट की सिवियरिटी को, पेशेंट की कंडीशन को, इन फैक्टर्स को देख के आपने पेन को मैनेज करना होता है, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। Alleviation of pain depends on specific type of pain, nociceptive और neuropathic pain। अभी मैं तुम लोगों को ये भी बताती हूँ what is the difference between neuropathic और nociceptive pain, ठीक है। For example, with mild to moderate arthritic pain,
जो कि नोसिसेप्टिव पेन होता है. नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक सच एज एनसेड आर ऑफन इफेक्टिव. बट इफ द पेन इज न्यूरोपैथिक तो फिर हम ओपियोइड देते हैं. But these agents also best responds to anticonvulsant, tricyclic antidepressant or serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. However, for severe or chronic malignant or non-malignant pain, opioid are considered the part of treatment plan in selected patients. ठीक है, वही चीज़ विच आई हैव डिस्कस्ड वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. और ये देखो टाइप्स ऑफ पेन. अगर आप पेन को क्लासिफाई करें तो आपके पास दो तरह का पेन है, एक नोसिसेप्टिव पेन और एक न्यूरोपैथिक पेन. एक हम वो अक्यूट और क्रॉनिक तो क्लासिफाई करते ही हैं, लेकिन फार्माकोलॉजिकली दो क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हम उनको देखते हैं. उसमें आपको मिलेगा, एक है नोसिसेप्टिव पेन. नोसिसेप्टिव पेन इज़ बेसिकली द रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी, आई मीन्स efferent receptors by mechanical, thermal और chemical stimuli. यानी मैकेनिकल, केमिकल या फिर थर्मल स्टिमुलस हो सकता है. और जो नोसिसेप्टर्स की एक्टिवेशन हो रही होती है और जो पेन आ रहा होता है, जो फंक्शनल और फिजियोलॉजिक है, और ये एक नॉर्मल पेन होता है. इसे हम कहते हैं कि ये, यानी जो नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स के स्टिमुलेट होने से, स्टिमुलाई केमिकल भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, वो नोसिसेप्टिव पेन. But when we talk about the neuropathic pain, as the name indicates, this is the pain that results from damage to the peripheral nervous or central nervous system tissues or from altered processing of pain in the central nervous system. ठीक है, CNS के अंदर कुछ अल्ट्रेशन हो जाए पेन की प्रोसेसिंग में, या कोई CNS या PNS का कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है अगर, तो वो फिर न्यूरोपैथिक मीन्स के पैथोलॉजी इन द न्यूरॉन डैमेज हो रहा है. और नोसिसेप्टिव, जो नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चों? और अब हम बात करते हैं इसमें ओपियोइड रिसेप्टर्स की. जी तो बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स की. All the opioids act by binding to the specific opioid receptor in the CNS to produce effect that mimic the action of endogenous peptide neurotransmitter, for example endorphin, enkephalin and dynorphin. Okay? जितने भी, इस बात का मतलब समझ में आया कि जितने भी ओपियोइड्स हैं वो सब के सब ओपियोइड रिसेप्टर जो कि CNS में मौजूद हैं उन पर एक्ट करते हैं. और जब उन पर एक्ट करते हैं तो वो एक्शन मिमिक करेंगे जो आपका एंडोजेनस न्यूरोट्रांसमीटर्स एंडोजीनसली जो मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल एंडोर्फिन, एनकैफेलिन या डायनोर्फिन. ठीक है, although the opioid have a broad range of effect, their primary use is to relieve the intense pain. Okay, whether that pain result from surgery, injury, chronic diseases. Unfortunately, widespread availability of opioid has led to abuse of those agents with euphoric properties, as I discussed earlier. Okay, and antagonists that reverse the action of opioid are also clinically important for use in case of overdose. Okay, the major effect of opioid are mediated by three receptor families, and they are commonly designated as a mu, kappa and delta. ठीक है, ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर्स हैं, अब इसको हमेशा के लिए अपने ब्रेन में फीड कर लो, याद कर लो, नेवर फॉरगेट कि ओपियोइड के रिसेप्टर 3 तरह के होते हैं, म्यू, कैपा, डेल्टा. ठीक है, फिर मैं रिपीट करने जा रही हूँ कौन कौन से हैं. म्यू, कैपा एज वेल एज डेल्टा, ये इनके सिंबल्स हैं जिनसे इनको इंडिकेट किया जाता है. ठीक हो गया. Each receptor family exhibit a different specificity for drugs it binds. और ये एक टेबल की फॉर्म में आई हैव कैटेगराइज्ड कि म्यू रिसेप्टर्स, कैपा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा. एनाल्जेसिया म्यू रिसेप्टर की एक्टिवेशन से, लेकिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, मियोसिस, यूफोरिया, रिड्यूस्ड GIT मोटिलिटी. कैपा से भी एनाल्जेसिया आता है, डिस्फोरिया, साइकोमिमेटिक इफेक्ट, मियोसिस, अगेन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. और डेल्टा से आपको मिलेगा एनाल्जेसिया. ठीक है,
ये इनकी एक्टिवेशन से हमें इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। और इनकी अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ प्राइमरीली आपको म्यू रिसेप्टर से मिलती हैं, ठीक है। कैपा रिसेप्टर जो कि डोर्सल हॉर्न में है उनसे भी एनाल्जेसिया होता है। इसी तरह से अभी जैसे हमने टेबल में देखा एनकेफेलिन जो हैं वो सिलेक्टिवली इंटरेक्ट मोर सिलेक्टिवली विद डेल्टा रिसेप्टर, ख़ास तौर पर पेरिफेरी में, ठीक है। ये बातें तुम लोगों ने याद रखनी। और ये जितने भी तीनों के तीनों म्यू हो, कैपा हो, डेल्टा हो, ये सब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। एंड यू पीपल नो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं इससे पहले कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। और आगे ये फिर एसोसिएटेड होते हैं जी प्रोटीन या तो आइन चैनल से, जहाँ से क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेशियम ईफ्लक्स होगा, और जब ये होता है तो हाइपरपोलराइजेशन होगी, या प्री साइनेप्टिक कैल्शियम का करंट कम होगा। दोनों सूरतों में हमेशा एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक ही होगा, न्यूरोनल फायरिंग जो है वो डिक्रीज़ ही होगी। और जब न्यूरोनल फायरिंग जो है वो डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब ये है कि एक्शन पोटेंशियल वहाँ जेनरेट नहीं होगा, और डेफिनेटली आप वो जो पेन के रिसेप्टर्स हैं उनको इसी तरह ही ब्लॉक करेंगे उनका एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक करने के बाद। ओके, इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और इसके बाद फिर हम ओपियोइड एगोनिस्ट को कंटिन्यू करते हैं अपने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।